हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। माय सेल्फ प्रशांत गुप्ता, वेलकमिंग यू ऑल टू दिस सेशन। हम इस सेशन को कर रहे हैं आपके एनएसओ का जो नेशनल साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है उसके जो आपके क्लास 7th के जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम इस सेशन में है जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपके एग्जाम के बारे में कुछ बातें, किस तरह से आप एनरोल कर सकते हो, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल एनरोलिंग फॉर द एग्जाम। देन विल स्टार्ट विद द सेशन। ओके, तो गाइडलाइन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको जो जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जाते हैं। यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट्स टू फिल अप योर इन्फॉर्मेशन अबाउट इन योर OMR शीट। आपको बबल करना रहेगा वहां पे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नेम, स्कूल कोड, रोल नंबर, क्लास, मोबाइल नंबर, ये सब आपको OMR शीट पर फिल करना रहता है। तो उसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, आप उसमें आराम से कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है, जिस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग के। यू विल हैव 35 क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके अचीवर सेक्शंस के होंगे, जिसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कहना चाहिए। अचीवर सेक्शन क्या होता है अभी हम समझाते हैं। जैसे इन ईच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन यू विल हैव 3 मार्क्स, whereas all others questions will carry only 1 marks। बेसिकली जो आपके पास बाकी के 35 क्वेश्चंस साइंस के और 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स ईच। एंड जो आपके पास 5 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के हैं, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन के आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, और कैलकुलेटर आपको परमिटेड नहीं है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। 1 करेक्ट आंसर रहेगा सारे क्वेश्चंस का, तो आपके पास जितने भी ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक आंसर करेक्ट रहेगा। आपको उसी आंसर को अपनी OMR शीट में जो है वो ब्लैक या ब्लू, जो भी आपके पास HB पेंसिल जो होगी उससे आपको फिल करना रहेगा। कैसे फिल कर सकते हैं, एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, इन द वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइस वार्मिंग अप, वाटर वेपोरेशन, लिक्विड कूलिंग एंड लिक्विड वार्मिंग। हमको पता है कि सर इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर कूलिंग डाउन टू टर्निंग इनटू लिक्विड, इसको आप बोलते हो कंडेंसेशन। सो आई नो दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको क्या करना रहेगा, OMR शीट में ऑप्शन बी पर आपने जो आपका पेंसिल है उस पेंसिल से ऑप्शन बी को आपको एग्जैक्टली उसी राउंड में ज्यादा कोशिश करिएगा, that it should not go outside the circle and there's the places inside the circle should be evenly marked. Okay, so something like that you have to put. Okay, now rough paper जो होगा आपको, you will be provided a blank space in the booklet so that आपको अगर कुछ रफ वर्क करना है तो वहां कर सकते हो। OMR शीट ऑब्वियसली आपको इन्विजिलेटर को वापस कर देनी है। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जो आपको स्पेस प्रोवाइड करा गया पेज पर, आपको अटेम्प्ट करने से पहले लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो 10 मिनट्स है उसमें आपको वो लिख के खत्म करना है। ओके, मूविंग एट, लेट्स स्टार्ट दी NSO PYQ क्वेश्चंस फॉर 21-22 सेशंस। ओके, तो इन द साइंस सेक्शन दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करिए और कोशिश करिए समझने की। अगर आप नहीं समझ पाते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, फिर विल गो इनटू द सॉल्यूशंस। सो देयर इज अ गर्ल कॉल्ड मिली। सो मिली प्लेस एन ऑब्जेक्ट X बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन, ठीक है। दीज आर 2 पैरेलल प्लेन्स एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट X व्हिच इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर 1 एंड 10 this is the total distance between mirror 1 and mirror 2 is 15 centimeters. Okay, now you have the image distance from M2 for the first 3 images formed by the mirror M2 in centimeter will be represented as, basically mirror M2, the first 3 images formed by the mirror M2 in centimeters will be at what distance, that is being asked. Okay, so as we know, if we put a object in front of a mirror, so the image of that mirror is being at the same distance in the opposite side. So let's show this is something like this. So this ray goes like this after concerning the law of reflection. So they अब कभी भी वापस तो मिलेंगे नहीं. So we basically retrace them and we have a image here. So this is our image 1. So this image will be at distance of 5 centimeters. That we know. The first image will be at 5 centimeters. That is very clear. Okay. Now second image will be where? That we have to understand. This is mirror M1. For mirror M1, this object is at what distance? If this is 15, this is 5. So the remaining distance from here to here will be 10 centimeters. So the mirror M1 will have an image of object X at a distance of 10 centimeters. This is the image by mirror M1 of X.
ये 10 सेंटीमीटर पे आपका जो है वो पहला इमेज बनाया M1 ने। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन if we talk about, now this image will work as a object for mirror M2. This image will work as a object for mirror M2. Now what is the distance of this image for mirror M2? So this is 10 centimeters and this is 15 centimeters. So total 25 centimeters is the distance of mirror M2 to this image of position X by mirror M1. Clear? So 25 is the distance of this image of X by mirror M1, which is जो इस mirror के लिए will treat as a object. So again 25 centimeters at a distance of 25 centimeters, we will have our second image due to this treating this as a object. Correct? Now what will happen? If we we'll have two options remaining, 525, 525, दो ऑप्शन तो अपने को मिल चुके हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, दिस इमेज 1 बाय M2, क्या फॉर दिस मिरर दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस मिरर विल क्रिएट अ इमेज ऑफ दिस इमेज इन दिस साइड। ओके, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बच्चे, 15 ये था और 5 ये है, तो टोटल 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस था मिरर M1 से इस इमेज का, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर दिस डिस्टेंस पर क्या मेरे पास एक इमेज आएगा 20 सेंटीमीटर पर। ये इमेज किसका है सर? ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया M2 मिरर ने 5 सेंटीमीटर इधर। इस इमेज को इस मिरर ने ट्रीट करा एज अ ऑब्जेक्ट, और क्योंकि यहां से इस इमेज तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था, तो इस मिरर ने इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करके इसका इमेज बनाया 20 सेंटीमीटर दिस साइड। तो दिस इज माय इमेज ऑफ इमेज 1। करेक्ट? नाउ अगेन because we have to tell first three images. Now if I look very closely, now what will happen? So this image now again will be treated as the object for this image, for this mirror, that M2 mirror. So distance of this mirror to this image will be, so this is 20 and this is 15, so basically 35 centimeter is the distance of this image. So this mirror will again create an image at a distance of 35 centimeters. Okay, so we'll have 5, 25 and 35 as the first three images made by mirror M2. Correct? First due to this point, first due to this object, second due to this object, this mirror M1 ने जो इमेज बनाया इसका 10 सेंटीमीटर पर, तो यहां से टोटल डिस्टेंस हो गया था 15, 10, 25, तो यहां पर बनाया 25 पर, ये 5 पर, ये 25 पर। उसके बाद जो इमेज 5 का इस मिरर ने बनाया था एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 + 5, 20, इस मिरर ने इस इमेज को बनाया इमेज वहां पे 20 + 15, 35 एट अ डिस्टेंस ऑफ 35। सॉरी अबाउट दैट। So this is our final answer, 5, 25, 35. That's how we are going to have three images formed by mirror M2. Correct? Moving ahead. So now statement. Which of the following is an example of a uniform motion? Uniform motion का example क्या है? Number 1 option दिया है, a train entering a railway station. Number 2, aeroplane flying at a speed of 600 km/h. Number 3, a bee going from one flower to another flower collecting nectar. And number 4, a boy cycling in a crowded market. Now let's visualize these things and try to understand what they mean by these things. Okay, ट्रेन एंटरिंग अ रेलवे स्टेशन। जब भी कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन पे एंटर करती है तो क्या करती है भाई? क्या वो डीएक्सेलरेट होती है, बहुत तेज आ रही होती है, फिर धीरे 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 आके प्लेटफॉर्म पे रुक जाती है। ठीक है, तो पक्की सी बात है सर, अगर मान लो ये इसकी कोई वेलोसिटी v थी और ये प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो क्या प्लेटफॉर्म पर आकर क्या ये रुक जाती है, यानी स्पीड को कर लेती है 0? तो क्या इसकी स्पीड कम हो रही है? इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है सर। यूनिफॉर्म मोशन का बेसिक सा मतलब क्या है? जहां आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे, ये होता है ना यूनिफॉर्म मोशन। यहां आपकी स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है। क्लियर बात हो गई इतनी सी? ठीक है,
उसके बाद एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। अगर 600 किलोमीटर पर आवर से एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो क्या उतने टाइम के लिए जब तक ऐसा कर रहा है, क्या 600 किलोमीटर पर आवर पर ही ट्रेवल कर रहा है, चेंज तो नहीं कर रहा। तो क्या ये मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन हो चुका है? बात समझ आ गई? दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so that is your uniform motion. Okay. Start the bee going from one flower to another flower collecting nectar. Let's suppose this is my first flower, not so beautiful flower. This is my second flower. Now there is a bee. It goes to this flower. यहाँ आएगी तो पहले रुकेगी, नेक्टर कलेक्ट करेगी, फिर उड़ेगी तो अपनी स्पीड बढ़ाएगी, फिर यहाँ जाएगी तो कांस्टेंट, फिर यहाँ जाके यहाँ रुकेगी फिर से स्पीड कम करेगी। तो दिस इज अ चेंज इन स्पीड, सो दिस इज आल्सो नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। अब बहुत साइकिलिंग ना क्राउडेड मार्केट, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई खड़ा है, 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 यहाँ पर कोई खड़ा है। अब आप ऐसा 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 करके जाओगे तो स्पीड कांस्टेंट थोड़ी रख सकते हो। ब्रेक लगाओगे, फिर यहाँ भागोगे, फिर ब्रेक लगाओगे, फिर यहाँ भागोगे, फिर ब्रेक लगाओगे, तो ऑब्वियसली आप अपने मोशन को कांस्टेंट तो रख नहीं पाओगे। तो कांस्टेंट मोशन सिर्फ ऑप्शन बी है। ओके, aeroplane flying in with a speed of 600 kilometers per hour, it's a uniform motion. Next question, two parallel rays, next question आपका light से दिया गया है, the two parallel rays of light strikes a concave lens, which of the following correctly shows the passage of rays after passing through a lens? Now it is a concave lens. Concave lens are also called diverging lens, if you remember. Okay, what they do, they basically diverge the rays away. Okay, अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो यहाँ क्या हो रहा है, तो ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट. दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ concave lens. It's the property of convex lens. If you are having a lens like this, then this happens that you have this kind of structure. So this is a wrong ray diagram. If it talk about this ray diagram, so all the rays are passing parallelly only, they are not diverging, not converging, so this is also incorrect. If I talked about this diagram, what is happening in this diagram, the rays are going away, sure, but this ray is going in this direction, so that ray is also going in that direction. That is not possible. What they happen? The option D is correct because they diverge from their path. The upper, जो ऊपर की तरफ जितनी भी rays है, they will go in the one direction and नीचे वाले will go in the other direction. So that if you trace back these rays, then you will have a focal point, if you remember. Okay, so this is the correct ray diagram. All these three are wrong. Moving ahead, next question. Rita puts two different objects in each of the following container. Okay, in container 1 we have copper coins and iron nails. In number 2 container we have steel nails and silver earrings. In number 3 we have marble and gold coins. In number 4 we have nickel coins and steel nails. Now you're asked, she can use a magnet to separate the objects in containers. Number आपको दिया गया था, steel is easily attracted by magnets. We know that the iron is attracted by magnet, that we know. That they are also saying that the steel is easily attracted by the magnets. So they are asking, can she use a magnet to separate the objects in the container? कौन कौन से containers में आप use कर सकते हो magnet to separate things? अब अगर मैं बात करूं copper coin और iron nail की, obviously iron nail will have a attraction towards the magnets, so you can separate things from container 1. Container 1 you can do these things. In container 2 you have steel nails and silver earring. Now they are saying the steel is easily attracted by magnets, so this will also get attracted and you will have container 2, you can also separate things. Number 4 is marble and gold coin. Neither marble nor gold coin attracts with the magnets, so you cannot separate these two using magnet. Okay, number 4, nickel coin and steel nail. Again you have steel nail, so steel nail will be attracted by magnet, and though you can do the separation in this container as well, so you can do separation in 1, 2 and 4. So we have option C, steel nail. 1, steel is easily attracted by magnets, so steel nail you can attract, so obviously option 1, 2 and 4 will be correct. Okay, 1, 2 and 4 will be the correct answer. Option C, 1, 2 and 4 will be your correct answer. Moving ahead, two boys X and Y are running along the same path. X is 10 meters ahead of Y initially. Okay, let's suppose I'm having this, this is my path. Okay, this is X
and the x is 10 meters ahead of y. So let's treat it as y. ये है हमारा y और ये है x. X is 10 meters ahead. So the distance between these two is 10 meters starting initially. Okay. Now y catches up with x after running 60 meters. So after running 60 meters, y catches up with x after running 60 meters. So y have traveled 60 meters, and at this point y and x are in the same point. Okay. Assuming that both are running with a constant speed are same, what is the ratio of speed of x and y? Ratio of speed बताना है आपको x and y का. Ratio of speed is basically what? We know that the speed is the distance upon time. Clear बात? क्या इस पूरे ड्यूरेशन में टाइम इज फिक्स? द टाइम दैट x took, the time that y took is the same. Clear? So we can say the ratio will be, if I talk about the ratio of vx upon vy, if I talk about, so that will be equals to distance traveled by x divided by time taken by x, distance traveled by y divided by time taken by y. Okay, clear? So the distance traveled by y we have given that is 60 meters. Initially they have a separation of 10 meters and finally they are collinear, they are at the same place. So this distance will obviously be equals to 50 meters which x has traveled. Okay, so the x has traveled 50 meters. We can write these things as, so the t will get cancel out. We'll only left with the ratio of x velocity and y velocity is basically the distance traveled by x divided by the distance traveled by y. So this thing will be equals to, the distance traveled by x is 50 meters. So this will be 50 divided the distance traveled by y is 60 meters. So this will be 60. So the ratio will come out to be 5:6. This is the ratio of the speeds of x and y. 5:6. Okay. So this is our answer. 6:5. The ratio speed of x and y. So we are y by x we are calculating. Okay. Oh, they have asked the what is the ratio of speed of x and y. So vy by vx they are asked. So this will be equals to dy by dx. So this will be equals to 6/5. Okay. Moving ahead. Figure 1 shows two cans P and Q. These are our two cans P and Q. Each can contains some volume of water initially at 90 degree. इनके अंदर कोई पानी है 90 डिग्री पे है और contains सेम वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम सेम है. उसके बाद क्या करा है? फिगर 2 shows the same can containing water initially at 0 degree centigrade. इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर. This is at 90 degree centigrade. This is at 0 degree centigrade. Then he was asked the temperature of the room is 30 degree. The surrounding is 30 degree. After 5 minutes. Which can has water at the higher temperature? ठीक है, कौन से कैन में टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर होगा? फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में बताना है आपको. अगर फिगर 1 में बात करूं तो ये दोनों इंसुलेटर पर रखे हुए हैं. ये डबली ब्लैक सरफेस है और ये हॉट वाटर था. ये आपकी पॉलिश्ड शाइन सरफेस है. ओके, ये आपकी पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है, डबली ब्लैक सरफेस है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूं जो आपकी पॉलिश्ड शाइन सरफेस होगी, ये हॉट वाटर से उतना ज्यादा बाहर के टेम्परेचर से उतना ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करेगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है. तो बाहर का टेम्परेचर विल ट्राई कि इसका टेम्परेचर कम हो, 90 से कट के 30 की तरफ आए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की तरफ आए. तो जो शाइनी आपकी जो सरफेस होगी दैट विल ट्राई टू लेस एनवायरमेंट से लेस डिफरेंस लेने की कोशिश करेगी. ठीक है, क्योंकि नीचे से तो दोनों इंसुलेटेड ही है. ये डबली ब्लैक सरफेस है, वो आपकी शाइनी सरफेस है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका जो क्यू पॉइंट रहेगा दिस विल बी बेसिकली हैव द मोस्ट टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर होगा. लेकिन क्योंकि जब आप 0 डिग्री पर आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आप टेम्परेचर डिफरेंस का मैं दोबारा से बात करूं तो दिस विल ट्राई टू हीट अप योर थिंग्स. ओके, तो बिकॉज ब्लैक डबली ब्लैक सरफेस catches temperature very quickly, okay, and doubly black surface reduce temperature very quickly. It's a very good absorber and producer. Basically
इस ये बहुत ज्यादा हीट ऑब्जर्व भी बहुत ज्यादा करता है और देता भी बहुत ज्यादा। ब्लैक कलर जो होता है दैट बेसिकली व्हाट डू दैट ऑब्जर्व्स हीट वेरी क्विकली एंड produce heats, but you not produce, basically give away heats very quickly. So that will give away heat very quickly, so the shiny surface will have high temperature, but because it has to gain heat now, so that the p container will gain heat quickly from the environment, so this will be at a high temperature. Okay, so in first we have Q at high temperature because the P has given away all of its heats due to the doubly dull black surface. It has given away all of its most of its temperature very quickly, and it has gathered the temperature very quickly. So in that sense, Q will have higher temperature after few minutes and P will have higher temperature after few minutes. So option D is our correct answer. Now try to answer this question. This is from Winds from the Cyclones. During the takeoff of a plane, there is a dash pressure on the top and dash pressure below. When a plane is taking off, let's suppose I'm having a plane, okay, this is my plane, okay, it is taking off. So why it is taking off? बिकॉज ये बहुत तेज चल रहा था, तो तेज चल रहा था तो आगे जाना चाहिए था, ऊपर क्यों उड़ा? अगर आपको याद हो हल्का सा, हम क्या करते थे, प्रेशर डिफरेंस की बात करते थे, तो जो विंग्स होते हैं प्लेन के वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, दीज आर द विंग्स, दीज विंग्स हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी एयर यहाँ पर आती थी तो क्या होता था, ये एयर यहाँ से स्लाइड डाउन हो जाती थी, और हमें पता है कि ये प्लेन ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कौन लेके जा रहा है? प्रेशर। प्रेशर आपका कोई भी पार्टिकल कहां से कहां मूव करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो पक्की सी बात है कि यहां प्रेशर होना चाहिए ज्यादा और यहां प्रेशर होना चाहिए कम, तभी तो ये नीचे का प्रेशर इस प्लेन को ऊपर धक्का मारेगा और ये प्लेन ऊपर जाएगा। क्लियर बात है? तो एट दी while taking off the aeroplane there is a gas pressure on the top, so there is a low pressure on the top and higher pressure on the below. So option B is your correct answer. Okay, अगर बिलो में प्रेशर हाई होगा तभी तो प्लेन ऊपर टेक ऑफ कर पाएगा, वही एयर प्रेशर ही तो प्लेन को ऊपर लेकर जाएगा। तो इन बिलो यू हैव हाई प्रेशर, एट टॉप यू हैव लो प्रेशर। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स इफेक्ट, electrical current and its effect. The diagram shows three identical light bulb 1, 2 and 3 connected in a circuit. What will happen to the brightness of the bulb if the similar bulb is connected in parallel with bulb 1? What are we doing? We are connecting one more bulb parallel to bulb 1. If we do something like that, what will happen to the brightness of this 1, 2 and 3 bulb? So brightness is basically represented by the power. Power we have V into I, or we can say V square upon R. We can represent power by these things. Okay. Now, if we look at the potential at point 2 and 1, if we put another bulb parallel to 1, what will happen? The total, since 1, 2 and 3 all are connected in parallel, okay, 1, 2 and 3 all are connected in parallel, they have the same potential. The potential across 1, 2 and 3 is same, but if you connect one more resistance in parallel, so the equivalent resistance of this will decrease. Parallel में जोड़ा तो equivalent resistance will decrease. Equivalent, if this whole circuit will have less resistance, so the power of the voltage across this thing will increase. Okay, ये कम हुआ, ये चीज कम हुई तो यहाँ पे करंट कम हुआ, टोटल रेजिस्टेंस कम हुआ तो टोटल करंट कम हुआ, तो टोटल करंट बढ़ा। V इज इक्वल्स टू आई आर से अगर टोटल रेजिस्टेंस कम होता है सर्किट का और सेम बैटरी आपने अप्लाई कर रखी है तो टोटल पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आप इसके अक्रॉस एक लगाओगे तो 1 और 2 के अक्रॉस तो आपने क्या करा, रेजिस्टेंस को क्या करा, अगर मैं पावर की बात करूं तो P क्या था, V स्क्वायर अपॉन R, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, रेजिस्टेंस तो बच्चे बढ़ रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कम हुई है ना, तो क्या इन दोनों की जो पावर है वो कम हुई, इन दोनों की पावर कम हुई, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस जोड़ने से करंट यहां का क्या हुआ था, बढ़ गया था, करंट बढ़ गया था। तो अगर आपको याद हो P का एक और फॉर्म मैंने लिखा था,
आई स्क्वायर इंटू आर, इस तरह से भी लिख सकते हो। करंट यहाँ का बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, सर्किट का करंट बढ़ गया तो इसकी तो ब्राइटनेस बढ़ गई क्योंकि पावर बढ़ गई। करेक्ट, यस और नो? अगर आपने एक और यहां पर जोड़ा था तो करंट जो हुआ था 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इनका रेजिस्टेंस तो फिक्स था, लेकिन करंट अब जो ये पहले ले रहे थे उससे कम करंट इन्हें मिला, इसकी वजह से इनकी पावर तो कम हुई। तो ये तो हुए दोनों 1 और 2 डिम, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ जिसकी वजह से सर्किट का टोटल जो करंट था वो बढ़ा, तो इसकी वजह से इसका करंट ज्यादा मिला और इसकी पावर इंक्रीज कर गई, तो ये हो गया ब्राइट। तो 1 and 2 डिमर एंड 3 ब्राइटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग एट थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Solid substance is placed in a boiling tube and heated steadily. Okay, the temperature time graph of the substance is shown in the figure. At which labeled point would the substance be a mixture of liquid and gas? कौन से पॉइंट पर जो टेम्परेचर जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस, ये आपसे पूछा गया है। ओके, सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस का पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। ये टेम्परेचर बच्चे कब कांस्टेंट रहा होगा? जब ये ट्रांजिशन कर रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा। लेट सपोज मैं आइस की बात करता हूं, तो आइस से जब आप पानी बन रहे हो तो जब तक पूरा का पूरा आइस पानी में नहीं बदल जाता टेम्परेचर फिक्स रहता है, क्योंकि जो भी आप टेम्परेचर देते हो दैट इज बीन यूज टू द फेस चेंज, बर्फ से पानी बनने में यूज होता है वो चीज, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहा, तो यहां पर आप किस स्टेट में हो? अब यहां पर आप पूरे के पूरे आ चुके हो किस स्टेट में? इन दिस, यहां पर आपके पास ये आपका आइस या कहना चाहिए ये आपका सॉलिड स्टेट है, इसके बाद ये आपका मेल्टिंग स्टेट है, मेल्टिंग के बाद ये आपका लिक्विड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट के बाद फिर से जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, इसका मतलब नाउ यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो जब आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द पॉइंट योर लेवल वुड बी सब्सटेंस एट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस, तो इन स्टेट 4 यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो आपके पास कुछ गैस है कुछ लिक्विड है, आप ट्रांसफर कर रहे हो लिक्विड से गैस में, तो एट 4th पोजीशन यू आर बेसिकली हैव अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। ओके, टेम्परेचर समझना जरूरी है कि बेसिकली पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉलिड था, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा? जब स्टेट चेंज हो रहा होगा भाई, पक्की सी बात है। तो यहां स्टेट चेंज हो रहा था, ये लिक्विड स्टेट, फिर दोबारा से लिक्विड, ये आपका मेल्टिंग स्टेट, ये आपका लिक्विड स्टेट, और ये आपका वेपराइजिंग स्टेट, ठीक है। आप वेपराइजिंग स्टार्ट हो रही है, पूरा नहीं हुआ है पर यू आर इन प्रोसेस, तो आपके पास मिक्सचर है किस चीज का? लिक्विड का और गैस का। ओके, चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया इन दिस फिगर शोन 2 pieces of soft iron P and Q arranged in line with a bar magnet. Okay, these are soft iron, P and Q are soft iron. Bar magnet के सामने आपको रखा है, आपसे पूछा गया what are the magnetic forces in P and Q? P पर क्या फोर्स लगने वाली है और Q पर क्या फोर्स लगने वाली है, आपसे पूछा गया। ये पक्की सी बात है, these are all what? These are all soft magnets. This is a north pole. तो यहां पर आपके पास एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा फॉर श्योर। अगर ये तो परमानेंट मैग्नेट है, तो जब भी परमानेंट मैग्नेट को किसी आयरन के पास लेके जाते तो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कैसे करता है हमें पता था कि सर अगर मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ है, इफ आई हैव नॉर्थ एंड साउथ, तो दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। इफ आई एम हैविंग अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक नॉर्थ एंड साउथ, एंड इफ आई हैव साउथ एंड नॉर्थ, सो दिस विल रिपेल। ओके, दिस अट्रैक्ट एंड दिस रिपेल। तो यहां अपने पास अट्रैक्शन है, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से पी पर जो होगा, पी तो आपका अट्रैक्ट करने लगेगा। अब अगर यहां नॉर्थ बन चुका है तो आई नो दैट आई कैन नेवर हैव अ सिंगल नॉर्थ पोल। अगर यहां नॉर्थ है तो यहां साउथ बना होगा फॉर श्योर। अगर यहां साउथ है तो ये साउथ इसको क्या कोशिश, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहां नॉर्थ बनाएगा, यहां साउथ बनाएगा। तो दोनों के दोनों पे अगर इस तरह इंडिविजुअली अब मैं देखूं तो दोनों के दोनों में क्या हो रहा होगा? दोनों के दोनों में अट्रैक्शन हो रहा होगा। बोथ P and Q will be attracted towards the solid bar magnet. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, four different substances are categorized based on their properties in the given flow chart. Okay, identify the substance P, Q and S. आपको बताना P, Q and S क्या है। पहले आपके पास substance है,
ईडिबल है, नॉन ईडिबल है। ओके, ईडिबल के बाद ओपेक यानी इससे आप ट्रांसपेरेंट नहीं, आर पार नहीं देख सकते, और फिर आपने बोला कि ट्रांसपेरेंट है। जो आर पार नहीं देख सकते वो सॉल्यूबल है इन वाटर में, और जो आर पार देख सकते थे वो मिस्सिकेबल है इन वाटर में। ओके, यहाँ पे नॉन ईडिबल था, आपने बोला लॉस्ट्रस है और नॉन लॉस्ट्रस है। जो लॉस्ट्रस है वो सिंक करता है पानी में, और जो नॉन लॉस्ट्रस है वो फ्लोट करता है पानी में। अब आपको देना है कि पी क्यू आर एस जो है आपके पास, पी कैसा है सर? पी एक ईडिबल है। अब इसमें से कौन कौन सा आपको ईडिबल दिख रहा है? ग्लिसरीन, ऑयल, कॉमन सॉल्ट। हम बोल सकते हैं कि ऑयल और कॉमन सॉल्ट ऐसी चीज है जो इन जनरल आप खाने में यूज करते हो, ग्लिसरीन भी आप जो है वो खा सकते हो, ईडिबल है ग्लिसरीन। अच्छा, लेकिन क्या ये ट्रांसपेरेंट है? हाँ सर, ट्रांसपेरेंट है। ऑयल ट्रांसपेरेंट होता है, कॉमन सॉल्ट आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन ग्लिसरीन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट अगर आप देखो आपको लगता है, मतलब कोई लेयर लगा दोगे शीशे के ऊपर, बहुत सारा नमक डाल दो, आप थोड़ी ना दिखेगा, तो ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता सर। तो पी क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है और ग्लिसरीन हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और ईडिबल है। अगर क्यू की बात करूं, जहां आपने लिखा कॉमन सॉल्ट, अब क्यू आपने, अब ये ऑप्शन देखो, ये तो कट गया। ठीक है, क्यू क्या क्या हो सकता है सर? क्यू जो है वो ओपेक है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कॉमन सॉल्ट, सैंड, ये सब हो सकता था, लेकिन क्या ये ईडिबल है? ठीक है यार, सैंड ईडिबल नहीं है, पक्की सी बात है, यू कैन नॉट ईट सैंड, पक्की सी बात है। तो ये जो हुआ ये भी कैंसिल हो गया। क्यू क्या था? क्यू ईडिबल था, पी ईडिबल था, तो पी और क्यू दोनों ईडिबल होने चाहिए। ऑयल ईडिबल है, कॉमन सॉल्ट ईडिबल है, ग्लिसरीन ईडिबल है, सैंड ईडिबल नहीं है, तो इस वजह से जो क्यू है वो सैंड नहीं हो सकता, तो ये डी भी कट चुका है। अब रेस चल रही है ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में। आर पर बात करते हैं। आर क्या है? सिंक्स इन वाटर। अगर मैं मैचस्टिक की बात करूं और कॉइन की बात करूं, इसमें से ऐसा क्या है जो वाटर में सिंक करेगा? सर पक्की सी बात है, कॉइन सिंक करेगा, मैचस्टिक तो सिंक नहीं करने वाला, तो ऑब्वियसली दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, दैट आर कॉइन sinks in water, it's lustrous and it's not edible. As matchstick, it floats in water, non-lustrous, non-edible. Common salt Q, soluble in water, salt soluble in water है, opaque, आर पार नहीं दिख सकता, edible है। Glycerin, miscible in water, नहीं मिला सकते, ट्रांसपेरेंट है, दिखता है, खा सकते हो, ऑल गुड। तो ये आपके ऑप्शन सी जो है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज अगर याद रखेंगे तो इजीली कर सकते हैं, आपको बस क्रॉस चेक करना है कि पी क्या है ईडिबल, क्यू क्या है ईडिबल, ओपेक, सॉल्युबल इन वाटर, इन सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, आसानी से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अचीवर सेक्शन। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से ध्यान दें, क्योंकि ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, अभी तक सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फिगर को देखो ध्यान से, द फिगर शोज 2 पैरेलल वायर्स, ये आपके 2 पैरेलल वायर से करंट कैरिंग, एक का करंट ऊपर जा रहा है, एक का करंट नीचे जा रहा है। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन द करंट क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, पी क्यू एंड आर द प्लॉटिंग कंपासेस इक्वली स्पेस्ड विद क्यू मिडवे। ठीक है, तो क्यू से मिडवे में आपके पी क्यू आर 3 आपने कंपासेस रखे हैं। द डायरेक्शन शोन बाय द नीडल कंपासेस आर, आपको बताना है डायरेक्शन जो आपने शो करी कंपासेस में जो वैसी करेगी। अब क्या हमको पता है, जब भी कोई वायर के पास जो करंट जा रहा होता है, तो राइट हैंड थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी वो कुछ इस तरह की बनती थी। ठीक है, इस प्लेन में बनेगी, और जब ये करंट डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कुछ ऐसे बनेंगी। ठीक है, इस तरह से ये आपका रोटेशन रहेगा। अगर मैं बात करूं इस लाइन पे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या ऐसी रहेंगी बच्चे, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी। अगर मैं बात करूं मिड सेक्शन में, तो मिड सेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी बच्चे, यहां पर ऐसी और यहां पर ऐसी, पक्की बात है। देख, राइट हैंड थंब रूल, नीचे करंट जा रहा है तो रोटेशन अगर मैं करूंगा तो ये रोटेशन है, तो यहां अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। सिमिलरली राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं यहां रोटेशन करूंगा तो ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा। तो अगर मैं देखूं तो पी पर जो मुझे दिख रहा है, क्या पी पर मुझे ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है, क्या क्यू पर मुझे इस डायरेक्शन में दिख रहा है, और क्या आर पर मुझे इस डायरेक्शन में दिख रहा है? तो दिस इज माई आंसर, पी क्यू एंड आर। ओके, इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको लॉजिकली बस सोचना था, एंड यू विल हैव योर आंसर। ओके, ये सारे सेशंस को आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट, दैट इज students.myclassroom.digital पे। इसके अलावा अगर आपको और भी सेशंस देखने हैं ओलंपियाड के, एनएसओ के, तो सारे सेशंस आपको कैटेगरी वाइज यहाँ मिल जाएंगे।
इसके अलावा आप ये चीज़ें हमारे एप्लीकेशन जो टैबलेट एप्लीकेशन है वहाँ पर भी देख सकते हो। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है और आपको कोई डाउट है सेशन से रिलेटेड या आपको इन जनरल आपको कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो यू कैन रेफर टू अवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सेशन। आई होप आपका प्रिपरेशन में इस सेशन से थोड़ा मदद मिलती होगी। ओके, सो ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव।